जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है लेखपाल बैच में। लेखपाल एग्ज़ाम की तारीख आ गई, 21 मई को पेपर है। तो हम पर्यावरण से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं उन पर चर्चा करते हैं। 10 नंबर का आएगा ये। पहला क्वेश्चन है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द देने वाले कौन थे। इकोलॉजी जो शब्द दिया है वो किसने दिया, देने वाले थे कौन, ये पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा ई हैकेल, यानी अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी शब्द दिया था। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न हो जाता है। अवांछनीय परिवर्तन होने से पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो जाता है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है। तो वनोन्मूलन, यानी वन की अंधाधुंध कटाई हमारे भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन की सबसे बड़ा कारण है। किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। तो औद्योगिक प्रबंधन से पारिस्थितिकी संतुलन का कोई संबंध नहीं है। जल प्रबंधन से है, वन रोपण से, वन्यजीव की सुरक्षा से है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था, तो ये किया था हाइलॉन्ग बोरेज ने। निम्नलिखित में से पर्यावरण के मूल संगठनों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसमें आएगा स्थानिक नहीं है। देखो, ये क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और लगातार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपको जो भी टेस्ट सीरीज मिल रही है, जो भी टेस्ट सीरीज हैं इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें यही क्वेश्चन डाले जाते हैं। ये क्वेश्चंस आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना की बहुत ज़्यादा है और पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। यानी हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, तो टॉपिक वाइज चल रहे हैं। आगे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ये कथन है। इसका कारण है मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो एक गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा। ठीक है, ए गलत आर सही, डी हो जाएगा इसका। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, बिल्कुल बात सही है। पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर बिल्कुल निर्भर हैं। गहन पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा किसने दी थी। तो गहन पारिस्थितिकी तंत्र अर्नीज नेस ने दी थी। गहन पारिस्थितिकी तंत्र की डेफिनेशन अर्नेस्ट हैकेल किस संकल्पना से संबंधित हैं। तो अर्नेस्ट हैकेल हमारे पारिस्थितिकी से संबंधित हैं। जैव वानिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो देखो, 10 का हमारा हो जाएगा सी नंबर। इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन। बिल्कुल, ये जो जैव वानिकी है तो ये इसका मतलब जीवन से प्रबंधन नहीं होगा। ठीक है, यह पारिस्थितिकी तंत्र का पर्याय है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। तो 2 से और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। भाई कौन सा है जो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता। वनों को काटना, भाई वनों को काटोगे तो पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ेगा, बनेगा नहीं। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को करना है। जब भी आप क्वेश्चंस को करोगे तो उसकी लैंग्वेज को बड़े अच्छे से पढ़ोगे कि हमारा क्वेश्चन क्या क्या रहा है। इसके बाद आप ये देखोगे कि क्वेश्चंस में 2 विकल्प ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर पढ़ लोगे तो आपको क्वेश्चंस एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चंस को पढ़ोगे, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है, मदद नहीं करता है तो वनों को काटना नहीं करता है, ठीक। लेकिन असंतुलन में अगर आ जाए, पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण है, बस एक अक्षर का सही उसका ऑप्शन बदल जाएगा। किस कारण से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है।
तो हमारा लकड़ी काटने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से परस्पर संबंध अध्ययन है। तो पारिस्थितिकी है जीव और वातावरण के बीच का अध्ययन है। भाई देखो ये क्वेश्चन ये जो हैं आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि जलोद्भिद जल में रहने वाले पौधे और जलकुंभी जैसे वाटर लिली है। कच्छोभिद हीलियोफेटिस दलदल स्थानों में उगने वाले पौधे जैसे सेनेरेसिया। अम्लोद्भिद अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे जैसे काटस और ग्रास। शीतोल्भिद ठंडी क्षेत्रों में बर्फीले जगहों पर उगने वाले पौधे जैसे हिम और शैवाल हैं। लवणोद्भिद उच्च लवणता वाले जैसे कि मर्गोन और सुंदरी। सलोद्भिद चट्टानों पर उगने वाले पौधे। बालूद्भिद बालू रेत बजरी पर उगने वाले पौधे। बंजरोद्भिद बंजर भूमि में उगने वाले पौधे जैसे लेमन है, ग्रास है। मरुस्थलोभिद रेगिस्तान स्टेपी क्षेत्रों में उगने वाले पौधे जैसे नेरियम। साइक्लोफाइटम सामान्य में उगने वाले पौधे। दलोद्भिद झाड़ियाँ, स्कप और ओक, ये क्या झाड़ियाँ हैं। समोद्भिद फौजे। समोद्भिद सामान्य मृदा और जलवायु में उगने वाले पौधे से गेहूँ, मक्का। कोणधारी में उगने वाले होते रेडवुड। अब आगे देखो, प्रैक्टिस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरोवर या झीलों में तेजी से वृद्धि करते हैं। तो कौन से हैं जो झीलों में तेजी से बढ़ते हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं, ऐसे कौन से हैं। तो ये आपका हो जाएगा जलकुंभी, 1 का C नंबर आ जाएगा। वन में पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। तो ये मिलते हैं लाइकेन, हरे हरे टाइप के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बरसात के टाइम में आम के पेड़ों में, जब कभी गांव जाओ या कभी जंगल जाओ, तो इस तरीके के जब बहुत बारिश होती है तो आम के पेड़ों में लाइकेन उगाते हैं, हरे हरे से होते हैं, टहनियों तक में देखा होगा आपने। जहाँ ज़्यादा बारिश होती है तो पेड़ों से नीचे से लगा के जड़ तक और वहाँ ऊपर तक तनों तक हरा हरा लगा हो तो उसे लाइकेन कहते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कौन से हैं। तो जीरोफाइट हैं। जीरोफाइट पादप वृद्धि हेतु उपयुक्त है। तो पादप वृद्धि के लिए उपयुक्त है दोमट मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान पर वनस्पति निर्धारण करता है। तो वनस्पति का निर्धारण करती है वर्षा। वर्षा जितनी अच्छी होगी वनस्पति का निर्धारण उतना अच्छा होगा। पौधे किस प्रकार जल अवशोषित करते हैं। तो पौधे अवशोषित करते हैं कोशिका जल। देखो प्रकाश में था सब कुछ जरूरी है, लेकिन अगर जहाँ बारिश ज़्यादा होगी, बारिश कहते हैं कि बारिश जैसे कम हो रही है तो झाड़ियाँ उगेंगी, तेज बारिश हो रही है तो बढ़िया घास उगेगी, बहुत अच्छी बारिश हो रही है तो देवदार हैं, चीड़ है, हिमालय पर जो पेड़ मिलते हैं ये मिलेंगे। सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादप कौन से हैं। तो ये होते हैं आतपोदभिद होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, हमने आपको एक चार्ट में दिखाया था। अधिक उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं। तो वहाँ जो वन होते हैं वो सदाबहार वन होते हैं। कैसे होते हैं, सदाबहार टाइप के वन होते हैं। लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है हेलोफाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वीडियो के एग्ज़ाम में लगातार 2 एग्ज़ाम हुए हैं, क्रम वाइज दोनों में पूछा गया है क्वेश्चन। मृदा परिवर्धन को कहते हैं। तो मृदा परिवर्धन को कहते हैं मृदा जनन। एक तरीके से आप ये क्वेश्चंस पढ़ लोगे तो लेखपाल के पेपर में आपको इससे बाहर जाने की चांसेस बहुत कम रहेंगे। इसी में फंस जाएगा सब कुछ, क्योंकि ये सटीक है एकदम से। वो मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलायकों के दृष्टम सांद्रता पाई जाती है। तो इसका हो जाएगा सुपोषी होते हैं वो पौधे। कैसे होते हैं, सुपोषी होते हैं। पहला सही हो जाएगा इसका। ये जो क्वेश्चंस हैं आपको हम बता दें कि जब आप प्रैक्टिस करोगे हमारा वीडियो देखने के बाद तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में ज़रूर मिलेंगे।
और इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लो। ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। जब तक यूपी लेवल SC, यूपी PCS जहाँ भी क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप के क्वेश्चन को रिपीट मारता है। मृदा में उपस्थित अपक्षरित होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं। तो कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं ह्यूमरस। मृदा परिच्छेदिका का स्तर कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो ये किस टाइप के होते हैं? तो ये होते हैं O स्तर के। कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में जहाँ पाए जाते हैं तो स्तर O हो जाएगा। उपजाऊ दोमट मिट्टी व बालू व मृत्तिका का आदर्श अनुपात होता है। तो इनका आदर्श अनुपात होता है 50-50 का। मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए कौन सा चूर्ण मिलाया जाता है जो मृदा में अम्लीयता को कम करता है? तो मिलाया जाता है आपका डोलोमाइट चूना। नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु हैं तो एंजोबैक्टर हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना % भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो 1 से 2% भाग ही है प्रकाश का। बाकी आपके मान लीजिएगा कि 99% भाग उपयोग में नहीं लाया जाता है। 1 से 2% भाग ही उपयोग में आता है। दोनों बातों को ध्यान से सुनो। उपयोग में कितना आता है? 1 से 2% नहीं आता है, 98 से 99%। नुकीली पत्तियां एवं भेदक गहराई वाली जड़ों के पौधे निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत किए जाते हैं? तो ये आपके किए जाते हैं साकी वृक्ष में। किसमें? साकी वृक्ष में। मृदा में उपस्थित जल की मात्रा कुल मात्रा को कहते हैं होलार्ड कहते हैं उसको। किसी स्थान पर आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण क्या होता है? तो ये होता है हाइग्रोमीटर। बालोद्भिद किस स्थान पर उगते हैं? बजरी और रेत में उगते हैं। पारिस्थितिकी निकेतन निक की संकल्पना किसने दी थी? तो ये दी थी गैलेंस ने। किसकी वृद्धि के लिए लवणकक्ष आदर्श स्थल हैं? तो ये होते हैं हमारे, पहला सही हो जाएगा इसका, लवणभिद के लिए होते हैं, लवणकक्ष के लिए। भारत में मैंगोन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये पाई जाती हैं सुंदरवन में। देखो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे, देख सकते हो वीडियो के बाद में। एपीफाइट वो पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। तो किस पे? यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर होते हैं। कुछ पौधे की जड़ें विष के समान पदार्थों का श्रावण करके अन्य जाति के पौधों में वृद्धि संदर्भित करते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है एलियोपैथी कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है किंतु दूसरे जीव को किंतु हानि होने पर भी नहीं होती। इस संबंध में क्या कहा जाता है? क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। 2 या 2 से अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है किंतु हानि किसी को नहीं होती है। इसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे डेफिनेशन को सहभोज्यता बोलेंगे। वायु एक क्या है? वायु एक क्या है? मिश्रण है। घटपर्णी निम्नलिखित में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित करता है? तो पत्तियों को रूपांतरित करता है। दो कुछ कथन है, कारण दिए गए हैं, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, बिल्कुल सही है। जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और उसकी व्याख्या, इसका कारण भी यही है कि जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, तो पहला सही हो जाएगा इसका। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नोबल गैस निम्नलिखित में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? तो नोबल गैस रेडान जो नोबल गैस है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है भाई साहब। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है, तो घनत्व प्रवणता को दर्शाता है पिक्नोक्लाइन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अब सही सम्मिलित होने के लिए कौन सा नहीं आएगा? तो इसका देखो, पहला अमरबेल तना परजीवी है, चंदन जड़ परजीवी, आर्कटिक अधिपावक है, घटपर्णी
जलोद्भिज नहीं बल्कि घटपाणी क्या है, कीट बच्ची पौधे हैं। अजैविक और जैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करता है, वियोजक करता है ये कार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति जिसकी संख्या में भारी गिरावट होती है तो इसका संभावित परिणाम क्या हो सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कुछ पौधों में परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तीसरा है यदि कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत हो जाएगा दूसरा वाला। तीसरा सही है, इसके कारण से बर्रे मकड़ियाँ पक्षियों कुछ प्रजातियों की संख्या में गिरावट आती है। पास की परछाप की इकाई क्या है, तो उसकी भाई भूमंडलीय हेक्टेयर है इसकी इकाई। जहाँ जीव रहते हैं वहाँ सटीक जगहों को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपको भाई कई जगह है, निकेतन है, वायुमय आवास हैं, तो डी हो जाए, इसका ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण के संबंध में सही है, तो ये नील हरित शैवाल इसके लिए सही हो जाएगा। कौन सा जीव अपरदाहारी डेट्राटाइटिवोर है, भाई कौन कौन से हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा आपका, ठीक है, सहस्त्रपादी हो जाएगा, मिलीपीट और कास्ट यूका, ये हो जाएंगे। भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सी जातियां हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाती हैं, तो कौन सी हैं, तो तीनों इसका सही हो जाएगा, 1 2 3। नाइडेरिया, कवक आदि जातियों ने प्रोटोजोआ। निम्नलिखित में से जीव निस्यंदक भोजी यानी फीडर किसे कहा जाता है, तो सीप को कहा जाता है। ये 45 क्वेश्चन है, कौन सा होगा, पारिस्थितिकी निकेतन के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। यह उन पारिस्थितिकी की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को गहन करती है, तो सही हो जाएगा पहला, दूसरा दोनों सही हो जाएंगे इसके। प्रत्येक प्रजाति का अलग अलग स्थान है। कुछ वनस्पति जातियाँ कीटहारी क्यों होते हैं, क्यों होते हैं भाई साहब, क्या कारण है, तो 46 नंबर का हम लोग देखते हैं। छियालीस नंबर का हो जाएगा बी नंबर। वे नाइट्रोजन न्यून मृदा में उगते हैं, जहाँ ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए नाइट्रोजन को भरपूर मात्रा में पोषण प्राप्त करने के लिए कीटों पर निर्भर होते हैं ये पौधे। पारिस्थितिकी क्षेत्रों में जलहास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण है, और तीनों सही हो जाएंगे। ठोस मोमी चूर्ण, लघु पर्ण की जगह कीट। हेलोफाइट अच्छी वृद्धि करते हैं, तो हेलोफाइट अच्छी वृद्धि कहाँ करते हैं, ठंडे मृदा में करते हैं अच्छी वृद्धि। लाइकेन जो नग्न चट्टान पर पारिस्थितिकी प्रक्षाभ को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सचत हैं, तो ये हो जाएगा आपके शैवाल और कवक। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है, ये करता है पारिस्थितिकी कर्मता। पारिस्थितिकी निकेतन के बारे में कौन सा कथन नहीं सही है, ठीक, तो इसका हो जाएगा, ये सही नहीं है, सी नंबर। पारिस्थितिकी निकेतन में यदि संसाधन पर्याप्त नहीं है तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विगत परीक्षाओं का हल प्रश्न पत्र देखते हैं, ठीक है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह भाई साहब कैसा होता है, एक दिशी होता है। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं, तो जीवधारी प्रकाश संश्लेषणी पादप होते हैं। जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होती है खाद्य श्रृंखला उतनी ही
लंबी होती है, अधिक लंबी होती है। पारिस्थितिकी में ऊर्जा का प्रथम स्रोत है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का पहला स्रोत है वो प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश है कि किसी पारिस्थितिकी में होते हैं। तो पारिस्थितिकी में जैविक और अजैविक पदार्थ होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पैतंत्र प्राकृतिक है? कौन सा पैतंत्र नेचुरल है, प्राकृतिक है? तो घास का मैदान नेचुरल, खेत का, आम का बाग और एक्वेरियम ये मानव निर्मित है। जीवमंडल में एक ही जात की संख्या को कहते हैं, तो इसको कहते हैं जनसंख्या। एक से अधिक जातियों का समूह जहाँ किसी स्थान पर रहता है उसे कहा जाता है, उसको हम कहते हैं जैव समुदाय। पैतंत्र में मानव है भाई, सर्वाहारी है मानव, सब कुछ खाता है। एंड एटीपी किस प्रकार की ऊर्जा मुक्त करती है? तो जलीय अपघटन करती है। प्रत्येक पोषक तल में कितने % जैविक क्रियाओं का उपयोग कर ली जाती है? तो देखो किसी पोषक तल में कितने % ऊर्जा जैविक क्रियाओं में उपयोग कर ली जाती है? कितनी? 90%। एक संतुलन पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों का भाग स्थिर होता है। एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र की संख्या पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड कैसा? उल्टा होता है। पोषक तल में जंतु कितना ऊर्जा अगले पोषक तल में देते हैं? 10% ऊर्जा देते हैं। इसे लिंडमान का नियम कहा जाता है, 10% ऊर्जा का नियम। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक क्रिया है। मृत जीवी खाद्य श्रृंखला क्या कहते हैं? डेट्रिटस कहते हैं। एक सीमा तक जीवों में अपने पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन रखने की क्षमता कहलाती है होमियोस्टेसिस। किस क्रिया द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन मुक्त होती है? विनाइट्रोजीकरण द्वारा। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, कार्बन चक्रों में इनमें से कौन सा सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो हाइड्रोजन चक्र को ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। धान का पौधा नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। पारिस्थितिकी के तंत्र में घटक, अजैविक, पादप, उपभोक्ता, अपघटक निम्नलिखित में से किसका भाव रहता है? अपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का। पारिस्थितिकी तंत्र के आधारभूत घटक कौन कौन से होते हैं? आधारभूत घटक हैं, अजैविक है, उत्पादकता है, उपभोक्ता है, अपघटक है। निम्नलिखित में से किस एक अवयव का अभाव है अपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का? एक साधारण समुद्री खाद्य श्रृंखला का क्रम है डायटम, कैस्टेरियाई, हेरिंग यानी स्वपोषी, शाकाहारी उपभोक्ता, मांसाहारी उपभोक्ता। पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं, तो पोषण की दृष्टि से अपघटक जो हमारे होते हैं तो वो कैसे होते हैं? मैतोपजीवी होते हैं। एक तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी मछली, कछुए और मेढक क्या होते हैं? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। अंतरिक्ष यान में बनाया गया परतंत्र कैसा होता है? तो ये होता है कृत्रिम। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है सूर्य है। परतंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य योजन की कड़ी है, तो ये होती जैव संरचना। समान रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? तो आहार श्रृंखला में कड़ियाँ कितनी होती हैं? 4 होती हैं। खाद्य श्रृंखला फूड चेन मानव निर्मित है, तो कैसी? प्राथमिक और द्वितीयक। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है? तो पहला, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजे टॉन्सले ने किया, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला आपका ऑप्शन दूसरा है, वो जीव जो अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करते हैं, इसमें 1 और 2 हो जाएंगे। वियोजन और अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक ढंग से प्रभावित करता, गलत हो जाएगा ये। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में कौन सा उत्पाद घटक है? तो उत्पाद घटक कौन सा है हमारा? तो ये हो जाएगा हमारा सभी हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा? हरे पौधे उत्पादक हो जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में कौन सा उत्पाद घटक? हरे पौधे सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा? तो महासागर सबसे ज़्यादा स्थायी है।
कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ये हो जाएगा हमारा खेत। कैसा है? कृत्रिम है। आहार श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम हो जाएगा डायटंग, क्रिस्टेरियाई और हेरिंग। पैटर्न में खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा कवक और जीवाणु अपघटक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा सही नहीं है? तो आपका सही हो जाएगा एक बंद पारिस्थितिकी तंत्र गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं इसके। एक कार्यशील इकाई उत्पादकता होती है। पारिस्थितिकी तंत्र किसी स्थान इकाई में समस्त पौधे व भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, तो 24 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा इसका? देखो 24 नंबर का खाद्य श्रृंखला उस क्रम को निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। तो भाई पहला इसका सही हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला की एक जात की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक जीव की संस्थाओं का जो दूसरे के द्वारा खाई जाती हैं निर्देशन करती हैं, गलत हो जाएगा तीसरा भी। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे इसके। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है, तो पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है वो जीवों का समुदाय और साथ पर्यावरण में जहाँ रहते हैं, सी नंबर हो जाएगा। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? इसका पहला सही हो जाएगा, पहला और दूसरा, तीसरा इसका गलत हो जाएगा। अब घटक सूक्ष्म जीवों को सतह पर लाकर, दूना गलत हो गया इसका। 26 का एक सही होगा। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान का खेत। 27 नंबर में आएगा पारिस्थितिकी उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण है क्योंकि निम्नलिखित में से माध्यम से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। तो 27 का पहला अपघटक सूक्ष्म जीवों को सतह पर लाते हैं, गलत हो जाएगा ये। पोषण को सतह पर लाकर, हाँ ये सही हो जाएगा आपका। दूसरा नंबर सही हो जाएगा, इसका बी सही होगा। अधस्थली जीवों को सतह पर लाकर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी गहरी है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में क्या है कि वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जब वर्षा ज़्यादा होती है तो प्रचुर मात्रा में वनस्पतियों की अनेक संख्या पाई जाती है वहाँ पे। पृथ्वी पर सर्वाधिक पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा होता है जैव मंडल भाई, बहुत बड़ा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में कथनों पर विचार करना है आपको। तो स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, सही हो जाएगा। द्वितीयक उत्पादकता का समान परपोषी स्तर पर होता है, तो उसका सी सही हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो भाई इसका सही क्रम हो जाएगा जनसंख्या, समुदाय, वार्ता, पारिस्थितिकी तंत्र, भू दृश्य। 31 का सी नंबर हो जाएगा। देखो जनसंख्या होगी, जनसंख्या से समुदाय बनेगा, पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा, भू दृश्य बनेगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, तो कथन है इसका, जीवमंडल एक खुला पारिस्थितिकी तंत्र का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका आगे देखते हैं कारण कौन सा है। जीवमंडल में पदार्थ को प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता है, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा भाई, ऐसा नहीं है। इसका सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, इकोसिस्टम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इकोसिस्टम के संदर्भ में तो उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, ये वाला सही हो जाएगा इसका। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों का विचार करना है आपको। साइनोबैक्टीरिया और डायटम जीव महासागर में आहार श्रृंखला के रूप में प्राथमिक उत्पादक यही है हमारे। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का एग्जाम्पल है।
तो हमारा ये हो जाएगा नदी। पारिस्थितिकी तंत्र में डीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभाव्यता अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित करता है? तो भाई ये करता है सर्प में, डीटी का, डीटीटी। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक हैं, तो समुद्री वातावरण में होते हैं भाई साहब फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टस। स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास एग्जाम्पल है, तो ये हो जाएगा तालाब और दलदल का। कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं घास, बकरी और आदमी। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है, तो भाई कौन नहीं है? तो सागरी पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, बाकी सारे हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता चींटी और हिरण है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तर का घटक कौन सा होता है? तो टिड्डा, मेढक, घास और सर्प, सी नंबर सही हो जाएगा। विश्व में विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र का एग्जाम्पल है, तो ये हो जाएगा हमारा ए नंबर। कथन और कारण दिए गए हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, गलत हो जाएगा। पहला तो गलत ही हो गया, कथन बिल्कुल गलत है, कारण सही होगा इसका। मानव क्रियाओं में वातावरण प्रभावित होता है, हाँ बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्रों में आता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। घास स्थलीय पैटर्न में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो भाई घास स्थल में संख्या का जो पिरामिड है वो कैसा होता है? तो सीधा होता है, बिल्कुल। एक तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। 10% का नियम किसने दिया था? 10% का नियम दिया था लिंडमान ने। भूतल पर दीर्घकालिक निर्वाहित जीवन की विशेषता है, तो ये हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्रों की। पोषक स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा प्रगामी क्षय होता है? तो ये होता है श्वसन के द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर पाया जाता है सर्वाहारी का। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित में से प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण, सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक समर्थन सेवा है? तो समर्थन सेवा कौन सी होती है? तो 7 का सी नंबर हो जाएगा। पोषण चक्र और फसल परागण, इसका ये सही हो जाएगा। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है? तो आपको पता है तालाब में उल्टा बनेगा। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों में निम्नलिखित में किस कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा सही है? पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे होते हैं जहाँ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित गलत हो जाएगा। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सही मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, दोनों गलत हो जाएंगे। इसका डी हो जाएगा सही, ना तो 1 ना ही 2 हो जाएगा इसका। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा एक पोषण के स्तर से अन्य पोषण के स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है ऊर्जा, ठीक। 10% का नियम संबंधित है। 10% का नियम ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से संबंधित है। घटते उत्पादकता के क्रम को बताना है आपको। तो मैग्रोन, घास का मैदान और झील और सागर, सी नंबर सही हो जाएगा इसका। पोषण स्तर बनते हैं, तो पोषण स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला के जीवों के संवर्धन से। कौन सा कथन सही है, सही पर विचार करना है, तो इसका पहला सही हो जाएगा। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एक दिशी होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का उत्प्रेरक बल है, तो ये उसका बल होता है सौर ऊर्जा।
पास्के निकेतन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं? प्राथमिक स्रोत ही है हमारी सौर ऊर्जा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ें।